हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। धीरे धीरे हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर जनरली हम बात करें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझने से पहले हम थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझेंगे। किसको भी ये समझेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, क्योंकि अगर इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से अगर हम लोग कंपेयर कर देंगे तो हमको एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल का मतलब कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं किससे भैया, सिंपल इक्वेशन से बात करते हैं। किसके बाद, सिंपल इक्वेशन का, जो कि आपके द्वारा हुक्स लॉ के द्वारा दिया गया था। किसके, हुक्स लॉ के द्वारा दिया गया, जहाँ पे आपको बताया गया था जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के एक्स पावर एन से। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में, कह सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ होता है या अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एफ इक्वल टू माइनस का के इंटू एक्स की पावर एन। अगर हम यहाँ पे बात करते थे एन जो होता था मेरा ऑड नंबर होते थे। क्या होते थे, ऑड नंबर होते थे। ऑड एन ऑड नंबर इसलिए होते थे क्योंकि हमारे जो रेस्टोरिंग डिस्प्लेसमेंट है वो क्या, अपोजिट डायरेक्शन। अगर इवन नंबर लेते तो माइनस एक्स का पावर एन है, तो यहाँ पे इवन नंबर का आप क्या करेंगे, पावर में, इवन पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, प्लस नंबर हो जाता है। लेकिन हमको चाहिए किस में था, नेगेटिव, इसलिए हमें एन की वैल्यू क्या रखते हैं, ऑल टाइम ऑड नंबर रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि यहाँ पे बात करते हैं तो आप ऑड नंबर रखेंगे। ऑड नंबर का मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें तो माइनस का क्या आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा। अगर 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स पावर 3 हो जाएगा। 5 रख देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस की एक्स पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल का मतलब कर सकते हैं हम लोग सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर को जब कभी भी सिंपल फॉर्म में इसके सिंपल इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्या बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बात करते हैं। यहाँ पे हार्मोनिक का क्या मतलब होता है, कर सकते हैं कि पीरियोडिक की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे पीरियोडिक की बात करते हैं। पीरियोडिक क्या होती है, अगर कोई भी फंक्शन अगर बात करते हैं फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद रिपीट होता है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक। अब यहाँ कहते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है, जब कोई भी बॉडी हमारा टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटर कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, यहाँ पे हम बात की, अगर कोई भी बॉडी क्या होती है, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर। अगर यहाँ बात करें, जैसे अगर हमने क्या ले लिया, एक स्प्रिंग ले लिया। अब एक स्प्रिंग को हमने क्या ले लिया, ये देखिए ये आपका स्प्रिंग हो गया। ये हमारा क्या है, नॉर्मल कंडीशन में कर सकती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में या स्टेबल कंडीशन में। ठीक है भैया। अब इसमें क्या करते हैं, एक हमने फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने के बाद अभी देखिए नॉर्मल कंडीशन है, फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। स्ट्रेच होने के बाद अब ये देखिए ये क्या हो गया, फोर्स लगाने के बाद हमारी बॉडी क्या हो गई, यहाँ पे हो गई, जो कि नॉर्मल कंडीशन पोजीशन क्या था, एक्स, और ये से क्या हो गया, इस पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा हो गई। ये क्या, एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स्ट्रा किया। अब ये जैसे ही फोर्स लगाया, अब हमने जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगाने के बाद बॉडी को हमने जैसे ही छोड़ा तो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में या कर सकते हो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करेगा। और इक्विलिब्रियम स्टेट आने के लिए बॉडी इस प्रकार से हमारा क्या करता है, मोशन करने लगता है। जब बॉडी इस प्रकार से मोशन करेगा तो हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो अंदर की तरफ लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ लगेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी हम लोग मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से मेजर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और फोर्स हमारा क्या होगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो ये देखिए फोर्स हमारा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे कह सकते हैं फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक्स हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसी बॉडी को हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, कंप्रेस कर दें, और बॉडी को जैसे ही कंप्रेस कर दें, मान लेते हैं कंप्रेस करने के बाद, फोर्स लगाने के बाद हमने बॉडी को कंप्रेस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे, अब बॉडी क्या होगा, एक्सपेंड होकर अपने फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। फोर्स हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जो मेन पोजीशन से एक्स हमारा क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि बॉडी हमारी इस तरफ मूव कर रहा है, फोर्स इस तरफ, आप कर सकते हैं बॉडी को जो हमने कंप्रेस किया तो फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये होती है आपकी ऑसिलेटर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जब कभी भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लेवल डायग्राम और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में अगर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इसके बीच भी है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और हमारा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमको ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है भैया, एन हार्मोनिक। ये क्या मिलता है हमको, एक पैराबोलिक ग्राफ मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है भैया,
पैराबोलिक ग्राफ। क्यों मिलता है? क्योंकि आपको मालूम है जब हमने पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू हाफ के एक्स, V इक्वल टू क्या होता है हाफ के एक्स, जहाँ पे ये क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हमारा क्या हो जाता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है पैराबोलिक ग्राफ मिलता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे हम वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें तो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है हमारा हाफ, क्या होता है भैया, यहाँ पे बात करें हाफ प्लस V आपका एच म्यू नॉट, ये क्या होता है आपका वाइब्रेशनल एनर्जी, या इसे हम लोग कहते हैं और V इक्वल टू 1/2 एच म्यू नॉट। ये देखिए यही आपका क्या होता है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ईच ट्रांजिशन लेवल। अगर हम बात करें ईच ट्रांजिशन लेवल, अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे V हमारा क्या होता है जो कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है, V हमारा क्या होता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे हम V की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार रखते चले जाते और हमको क्या मिलता है पैराबोलिक ग्राफ मिलता चला जाता है। तो आप यहाँ पे देखते हैं यही हमारा क्या होता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया और ये V इक्वल टू क्या हो गया 0, V इक्वल टू 1 और V इक्वल टू 2, इस प्रकार हम लोग को ग्राफ मिलता चला है। अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखिए अब ये सब चीजें हमने क्या समझा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, इन सब चीजों को हमने क्या समझा हार्मोनिक। अब हमें एनहार्मोनिक समझने के लिए अब हम इन्हीं सब चीजों से टॉपिक को कोरिलेट करते चले जाते हैं और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर को समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर कहने का मतलब होता है कि जब हमारा मॉलिक्यूल्स क्या करे हार्मोनिक ऑसिलेटर परफॉर्म ना करे या हार्मोनिक ऑसिलेशन ना करे। अब देखिए हम बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन कब मॉलिक्यूल्स नहीं करेगा, इसके लिए आप समझ सकते हैं हमने बात किया कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में जब हमारा मॉलिक्यूल्स क्या होता है टू एंड फ्रो मोशन करता है। अब आप समझिए कि जो हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है कह सकते हैं वो लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए या लोअर वाइब्रेशंस के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर हम बात करें फॉर हायर वाइब्रेशन, फॉर हाई वाइब्रेशनल स्टेट, अब मॉलिक्यूल्स जब क्या करेगा टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी जब फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी काफी ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज कर जाएगी, तो वहां पे क्या होगा जो बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होगी, जो बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होगी वो क्या हो जाएगी बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगा, बॉन्ड को क्या कर देगा डिसोसिएट कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल्स था जो हमारा एलिमेंट था अभी तक टू एंड फ्रो मोशन करता था अब वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे आप समझते हैं ये देखिए हमने क्या बनाया था, हमने आपको ये ग्राफ बना के इस फिगर बना के समझाया था जहां पे देखिए ये स्प्रिंग क्या है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, हमने इसकी क्या स्ट्रेचिंग किया, हम मान लेते हैं इसका क्या एक्सट्रीम पोजीशन है, यही क्या है इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। अब इसके बावजूद भी हम इस स्प्रिंग को और स्ट्रेच करते हैं, हम इस स्प्रिंग को और स्ट्रेच करेंगे, जैसे हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे भैया ये स्प्रिंग क्या कर जाएगा ब्रेक हो जाएगी, ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी ब्रेक। एग्जांपल जैसे अगर आप रबर बैंड ले लीजिए, आप क्या करते हैं रबर को लेते हैं कुछ समय के लिए आप ऐसे करेंगे तो जब तक लोअर वाइब्रेशन करेंगे आराम से करेंगे यहाँ पे स्ट्रेचिंग तो वो क्या होगा वो फॉलो करेगा, लेकिन जब कुछ ज्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे आप देखते हैं रबर बैंड बीच में क्या हो जाता है टूट जाता है, और जब रबर बैंड बीच में से टूट जाएगा जब वहां का बॉन्ड का डिसोसिएशन हो जाएगा तो क्या फिर वो हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे कि जब हम लोग बॉडी को क्या करते हैं एक नॉर्मल पोजीशन तक स्ट्रेच करते हैं तब तक वो क्या करता है हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, लेकिन जैसे ही हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को फास्ट किया हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे जाके हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हार्मोनिक मोशन ना परफॉर्म करके एनहार्मोनिक हो जाता है, वो पीरियोडिक मोशन ना परफॉर्म करके ऑसिलेटरी मोशन ना परफॉर्म करके ऑन कर सकते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेशन को परफॉर्म करता है। आपको हमने जैसे बता दिया कि मान लेते हैं यही हमारा रबर फ्रीक्वेंसी है, यही क्या है हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया जहां तक स्ट्रेच करना था उससे कहीं अधिक स्ट्रेच कर दिया, जैसे ही हमने इसको अधिक स्ट्रेच किया स्ट्रेच करने के बाद क्या हो गया ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक हो जाएगा। अब एग्जांपल के लिए बात करें जैसे अगर हम मान लेते हैं HCl, हमने क्या मान लिया HCl, HCl किससे मिलकर ये बॉन्ड है ना भैया, ये क्या है बॉन्ड है। अगर हम बात करते हैं H और Cl के बॉन्ड में, H और Cl यही बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये देखिए ये इसका नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर हम इसको कुछ ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे, हमने इसको ज्यादा स्ट्रेच किया तो क्या होगा ये बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होने के बाद क्या हो जाएगा अगर और ज्यादा हमने इसको क्या कर दिया और ज्यादा इसको हमने स्ट्रेच कर दिया तो बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, क्या ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कह सकते हैं कि जब हमारा मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर देंगे स्ट्रेचिंग करते हैं या हाई वाइब्रेशनल स्टेट में, हाई वाइब्रेशनल स्टेट में मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है बॉन्ड का डिसोसिएशन हो जाता है, बॉन्ड का डिसोसिएशन होने के बाद हमारा मॉलिक्यूल्स क्या करता है हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म नहीं करता। इसी कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर।
एनहार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कहते हैं? जब मॉलिक्यूल्स हाई वाइब्रेशनल स्टेट, यहाँ पे हम लोग लोअर वाइब्रेशनल स्टेट पे बात नहीं करते क्योंकि लोअर वाइब्रेशनल स्टेट पे सभी मॉलिक्यूल्स हमारा हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करते हैं, लेकिन हाई वाइब्रेशनल स्टेट पे मॉलिक्यूल्स हमारे क्या करते हैं? हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हाई वाइब्रेशनल स्टेट पे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड की स्ट्रेचिंग हो जाती है, और जब मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होगी तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, और बॉन्ड वीक होने के बाद हमारा बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है? हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अगर हम साफ शब्दों में लिखें, हम क्या करेंगे? हम बात किसमें करते हैं? हायर वाइब्रेशनल स्टेट। इसकी बात करें हायर वाइब्रेशनल स्टेट, जब हम लोग हायर वाइब्रेशनल स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेच होगा। यहाँ पे बॉन्ड की क्या होती है? स्ट्रेचिंग हो जाती है, और बॉन्ड की जब स्ट्रेचिंग होगी तो बॉन्ड का हो गया हमारा? वीक हो गया, और जब बॉन्ड हमारा वीक हो गया उसके बाद भैया हम उसके बाद अगर हम बॉन्ड को क्या करेंगे? इलोंगेट करेंगे, हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड का क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारी हार्मोनिसिटी जो होती है, हमारा हार्मोनिसिटी जो हमारा वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। हमारा हार्मोनिसिटी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा? अब हार्मोनिक ना होके एनहार्मोनिक हो जाएगा। देन हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अब ये क्या हो जाएगा? एनहार्मोनिक हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा? एनहार्मोनिक। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ये देखिए पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अगर बात करें, जो एनहार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है हमारे सिलेक्शन रूल्स को भी फॉलो नहीं करता। हमारे सिलेक्शन रूल्स को भी फॉलो नहीं करता। हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर करता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल हार्मोनिक ऑसिलेशन को तभी परफॉर्म करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल हार्मोनिक ऑसिलेशन को तभी परफॉर्म करेगा जब उसका सिलेक्शन रूल बी इक्वल टू प्लस माइनस वन के इक्वल होगा। तो किसके इक्वल होगा भैया? प्लस माइनस वन के। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब मॉलिक्यूल हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे होता है तो डेल वी इक्वल टू प्लस वन के सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इसमें प्लस माइनस टू पे, प्लस माइनस थ्री पे, प्लस माइनस फोर पे ये हमारा सिंपल या हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं, पर यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूल जो होता है एनहार्मोनिक होता है, वो क्या होता है? और मोशन को परफॉर्म करता है। मोशन को जो परफॉर्म करेगा वो डेल वी इक्वल टू प्लस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड प्लस माइनस फोर पे भी क्या होता है? वैलिड होता है। कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम ट्रांजिशन स्टेट बता दें, यहाँ पे अगर हम क्या बना दें? ट्रांजिशन स्टेट बना दें, तो ये क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू वन, और बी इक्वल टू टू, और ये क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल हमारा जीरो टू वन परफॉर्म करे, वन टू टू क्या है? टू टू थ्री। यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है? जीरो टू वन भी जा सकता है, जीरो टू टू भी जा सकता है, और जीरो टू थ्री भी जा सकता है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है? किसी भी ट्रांजिशन स्टेट पे क्या कर सकता है? जा सकता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। एक चीज और, अगर हमारा थर्ड पॉइंट की बात करें जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में होता है, जो यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेसिंग बिटवीन टू लाइन। स्पेसिंग बिटवीन टू लाइन किसके इक्वल होता है? एच म्यू के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है? एच म्यू के इक्वल होता है। जैसे जैसे आप वी की वैल्यू रखेंगे, आप यहाँ पे वी की वैल्यू वेरी करते जाए तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे जब वी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? एच म्यू बाई टू, हाफ एच म्यू। उसके बाद वी की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? थ्री बाई एच म्यू, यहाँ पे फाइव बाई टू एच म्यू। अब देखिए थ्री बाई एच टू में वन बाई टू एच म्यू माइनस होगा तो क्या मिलेगा? एच म्यू। तो यहाँ पे देखिए एच म्यू से वेरी कर, लेकिन ये बताता है कि जो हमारा फंडामेंटल एनहार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, जो स्पेसिंग बिटवीन टू लाइंस होती है, जो स्पेसिंग बिटवीन टू लाइंस होती है, वो क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। वो क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। और हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे जो मॉलिक्यूल्स होता है बॉन्ड को क्या करता है? ब्रेक कर जाता है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, बी इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू फोर, बी इक्वल टू फाइव। अब यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू फाइव, बी इक्वल टू सिक्स, बी इक्वल टू सेवन। यहाँ पे देखिए इन सब में हमारा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? वाइब्रेशन को फॉलो। लेकिन जैसे जैसे अगर इस ग्राफ को हम आगे बढ़ाएं, अब आप देखिए बॉन्ड का डिसोसिएशन होता चला जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड का डिसोसिएशन होता जाएगा, अब देखिए जो स्पेसिंग एच म्यू की थी, अब वो स्पेसिंग क्या होती है? कम होती चली जा रही है। और जब स्पेसिंग कम होती चली जाएगी तो हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? यहाँ पे एनहार्मोनिक ऑसिलेशन को परफॉर्म करने लगेगा। और जब एनहार्मोनिक ऑसिलेशन को परफॉर्म करेगा, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन स्टेट। इसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन स्टेट। क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? बॉन्ड का क्या होता है? डिसोसिएशन। अब देखिए अगर यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेशन की और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ को कंपेयर करें, आप देख सकते हैं हमारा मॉलिक्यूल हार्मोनिक ऑसिलेटर तब परफॉर्म करता है जब ये ऐसे, हमारा बॉन्ड क्या होता है? ऐसे।